हेलो हेलो, क्या हाल चाल भाई लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बोर्ड की तैयारी अच्छे तरीके से करेंगे बाबू। जितने भी यहाँ पर परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, जिनका भी परीक्षा 2026 की 21 फरवरी का जो साइंस का पेपर होने वाले हैं, उसमें बायोलॉजी का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में लड़ने वाले रहेंगे, तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा का प्रक्रिया करता है। यानी कि कौन सा ऐसा एंजाइम है बाबू जो वसा का पाचन करता है। ये बाबू देखिए 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है 19, 20, 22 में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम है जो वसा का प्रक्रिया करता है, तो है बाबू लाइपेज। क्या है बाबू? लाइपेज। ऑप्शन सी इसको याद कर लीजिएगा कि वसा का पाचन कौन करता है, तो लाइपेज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है बाबू? आप सभी जानते हैं दूध से दही बनता है तो उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है बाबू। किसकी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। और दूध से दही बनना किस एसिड के कारण होता है, तो यानी कि लैक्टिक एसिड आ जाता है बाबू। क्योंकि दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगले बढ़ते, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मछली का श्वसन अंग है। मछली का श्वसन अंग कौन सा है? मछली का श्वसन अंग बाबू यहाँ पर क्या बाबू, यानी कि मछली किस चीज से श्वास लेती है बाबू, तो गिल्स से लेती है। आप सभी जानते हैं कि मछली का जो श्वसन अंग है बाबू वो क्या है? गिल्स है। यानी जो मछली है वो सांस लेती है गिल्स से। चलिए आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, किस किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। यानी कि कौन सा ऐसा पौधा बाबू जिसमें रंध्र अनुपस्थित रहता है, यानी कि रंध्र रहता ही नहीं है। तो कौन सा ऐसा पौधा है? तो हाइड्रेला एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें रंध्र अनुपस्थित रहता है। रंध्र किस क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। यानी कि जो श्वास लेने वाली रंध्र होती है वो क्या होती है? हाइड्रेला में अनुपस्थित रहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है। रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है बाबू रक्त बिंबा, जिसको बोलते हैं रक्त बिंबा। क्या बोलते हैं? रक्त बिंबा। और इसको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं बाबू, प्लेटलेट्स। याद रखिएगा, इसको प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। इसको प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल याद रखिएगा, प्लेटलेट्स की जगह पर रक्त बिंबा दे दे या तो प्लेटलेट्स दे दे, दोनों में से दोनों सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ये क्वेश्चन देखिए कितने बार पूछ चुका है बाबू, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 बार ये बिल्कुल पूछ चुका है। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं बाबू? 4 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? 2 अलीन होते हैं और 2 निलय होते हैं। दो दो का पेयर होता है, अलिंद और निलय। याद रखिएगा, अनिल्द और निलय। 2 अनिल और 2 निलय होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, सातवां नंबर क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखिए। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र है जो संबंधित है। मनुष्य में ब्रिक, ब्रिक मतलब यहाँ पर हो गया बाबू, ब्रिक किसको कहते हैं? यहाँ पर ब्रिक कहते हैं किडनी से। क्या बोलते हैं? किडनी। किडनी, किडनी को यहाँ पर ब्रिक कहा जाता है, जिसका उत्सर्जन से रिलेटेड है। किडनी क्या? उत्सर्जन से रिलेटेड है। आगे बढ़ेंगे, आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बाबू यहाँ पर नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन का फिगर याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। क्या बाबू? फिगर इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि नेफ्रॉन का चित्र बताएं, यानी कि वृक्क का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? नेफ्रॉन को कहते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन देखिए, बबूल के पौधे में मुक्त कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। यानी कि बबूल के पौधे में कौन सा उत्सर्जित पदार्थ मिलता है, उसको क्या कहते हैं बाबू? उसको कहते हैं गोंद बाबू। उसको क्या कहते हैं? बबूल के पौधे में जो उत्सर्जित पदार्थ निकलता है उसको गोंद कहते हैं। ये 2025 के
में आया था, सेकेंड सीटिंग में। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन सा होता है बाबू? कौन सा होता है? वसा होता है, हार्मोन होता है, या हीमोग्लोबिन होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है? रक्त में आप सभी जानते हैं, रक्त में क्या पाया जाता है बाबू? हेमोग्लोबिन पाया जाता है। इन्हीं के वजह से जो हमारा खून होता है बाबू, वो क्या होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। और रक्त में ऑक्सीजन का वाहक भी हीमोग्लोबिन ही होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कोड। मेरु रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी बाबू, रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है बाबू, रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है, रीढ़ की जो हमारी हड्डी होती है, जिसको स्पाइनल कोड भी कहते हैं, वो कहाँ से निकलता है बाबू? वो मेंडुला से निकलता है। क्या निकलता है? मेंडुला से निकलता है। ऑप्शन डी, इसको याद कर लीजिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बाबू? तो ये तंत्रिका कोशिका होती है। 2011 का फर्स्ट और सेकंड सीटिंग दोनों में आया था, और ये क्वेश्चन 2025 में भी आया था, सेकेंड सीटिंग में। मेरु रज्जु के आघात से क्या हो जाता है बाबू? किसी भी मनुष्य के अंदर मेरु रज्जु का आघात हो जाए, मेरु रज्जु का आघात हो जाए तो उसको क्या हो जाता है? मेरु रज्जु के आघात से उसको लकवा हो जाता है बाबू, जिसको पैरालिसिस भी यहाँ पर बोला जाता है। आप देखेंगे किसी किसी को लकवा मार देता है, क्यों? क्योंकि उसके मेरु रज्जु का आघात हो जाता है, ब्रेन तक सिग्नल अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाता है, उसी को क्या कहते हैं? पैरालिसिस, जिसको कोमा में चल जाता है, सारा शरीर सुस्त पड़ जाता है, क्योंकि ब्रेन के पास उतनी सिग्नल ना पहुंच पाती है मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड की आघात से। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप हार्मोन पत्ती को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन 3 बार पूछ चुका है बाबू, जब याद रख लीजिएगा। पादप में कोई भी निगेटिव चीज आएगा, यानी कि रोकेगा या मुरझाएगा, तो वो सभी का कारण अम्ल ही होता है बाबू। क्या होता है? अम्ल। ये सारा का सारा काम अम्ल का ही होता है। पत्ती का मुरझाना, पत्ती का झरना वगैरह, कोशिका का विभाजन रोकना, जितने भी चीजें जो रोकेगा, वो अम्ल के कारण ही अधिकतर होती है। यहाँ पर देख लिए 15 नंबर क्वेश्चन हुआ, हार्मोन जो पौधे के कोश का विभाजन को रोकेगा, रोकने का काम केवल केवल एसिड द्वारा ही किया जाता है। जहां पर भी एसिड मार दीजिएगा, वहां पर उसको टिक कर दीजिएगा। जहां भी एसिड दिख जाए रोकने के कारण, तो यहाँ पर एसिड मार दीजिएगा। 2025 के सेकंड सीटिंग में आया था। 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्मोन जो किशोरों किशोरों में यौन यौन अवस्था को लक्षण को नियंत्रित करता है, ये बाबू मनुष्य के हार्मोन की बात कर रहा है, पौधे के हार्मोन की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। ये भी 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बाबू टेस्टोस्टेरोन है। क्या है बाबू? टेस्टोस्टेरोन है, जो मनुष्य के किशोरावस्था में यानी कि जवान अवस्था में सभी लक्षणों का क्या करता है? दाढ़ी मूछ आना, ये सब, बाल का पकना, ये सब क्या है? ये सब टेस्टोस्टेरोन के नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, किस हमें किस उचित मात्रा में, यानी कि किससे बाबू, किससे उचित मात्रा में आयोडीन मिलेगा? आयोडीन किस का प्रमुख स्रोत है बाबू? नमक। क्या है? नमक। आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है बाबू? नमक है। हमारी आवाज थोड़ा सा टफ आ रही हो, क्योंकि बाबू सर्दी हो गया, इसलिए आवाज थोड़ा सा अच्छा से नहीं आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहिए। किस किसे रासायनिक दूध कहा जाता है बाबू? किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध किसको कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। याद रखिएगा, रासायनिक दूध किसको कहा जाता है? तो रसायन को कहा, यानी हार्मोन को कहा जाता है। किससे बचने के लिए, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक खाया जाता है बाबू? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से यहाँ पर कौन सा रोग हो जाता है? घेगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेगा रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन 2023 के फर्स्ट सिटिंग में ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि बाबू को 60 से 80% पीवाईक्यू ही रहती है, पीवाईक्यू ही रहती है, तो इसलिए पीवाईक्यू पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। रुधिर चाप यानी कि ब्लड प्रेशर बाबू, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। ब्लड प्रेशर किससे नियंत्रित होता है? तो एंड्रिल द्वारा नियंत्रित होता है। किससे नियंत्रित होता है? रुधिर चाप यानी कि ब्लड प्रेशर किससे नियंत्रित होता है? तो एंड्रिल के द्वारा नियंत्रित होता है।
21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमीबा में लैंगिक जनन अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में लैंगिक अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है बाबू। किसमें होता है? विखंडन द्वारा होता है। अलैंगिक में जो अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन के द्वारा यहाँ पर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। पत्तियों के द्वारा किसका कायिक प्रवर्धन किया जाता है? यानी कि पत्ती के द्वारा एक नया पौधा किस किससे नया पौधा बन सकता है पत्ती के द्वारा? तो वह बाबू क्या है? हमारा प्याज नहीं, आलू नहीं, गुलाब नहीं। गुलाब का देखिए आप डंडी से होता है, यानी कि तना को काट के लगा दीजिए, नया पौधा मिल जाएगा। लेकिन पत्ती द्वारा ब्रायोफाइलम पौधे पौधा एक ऐसा पौधा है जो उसका कायिक परिवर्तन यानी कि पत्ती द्वारा एक नया पौधे का जन्म हो जाता है। यानी कि उसकी पत्ती को तोड़ के गड़ दीजिएगा तो आपको यहाँ पर नए पौधे मिल जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है बाबू। कितनी होती है? 23 होती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है? तो भ्रूण का विकास यहाँ पर बाबू अंडाशय में होता है। भ्रूण का विकास अंडाशय में होता है। क्या होता है बाबू? अंडाशय में होता है। भ्रूण का विकास यहाँ पर क्या होता है? अंडाशय में होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन संचित रोग है। यानी कि लैंगिक जनन करने से कौन सा रोग हो जाता है बाबू? 2023 में क्वेश्चन आया था। लैंगिक जनन करने से यहाँ पर एड्स रोग हो जाता है, एचआईवी वायरस के थ्रू। एचआईवी वायरस के थ्रू क्या हो जाता है? एड्स का रोग हो जाता है, जिसका कोई इलाज नहीं है बाबू। यदि आपको एक बार एड्स हो गया तो मौत निश्चित है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षित गर्भपात भ्रूण की किस अवस्था में होते हैं? सुरक्षित गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में होते हैं? तो बाबू ब्लास्टुला में होती है। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में होती है? तो ब्लास्टुला में होती है। यह क्वेश्चन 2025 के सेकेंड सिटिंग में आया था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक का पिता कहा जाता है या जनक? अनुवांशिकी का पिता या जनक बाबू किसको कहा जाता है? अनुवांशिक का पिता या जनक मेंडल को यहाँ पर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। यह बोला कौन सा अभिलक्षण वंशावगत नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा अभिलक्षण है जो बाबू पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आता था? आंखों का रंग पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा, चमड़ी का रंग पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा, शरीर का रंग आकार भी पीढ़ी दर पीढ़ी आएगा, लेकिन जो बालों की प्रकृति है बाबू वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं। ऐसा नहीं कि आपके पिताजी पूरा का बाल उड़ गया है 20 20 बरस में, 25 बरस में, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका भी बाल उड़ेगा। ये जेनेटिक्स नहीं है। बाकी तीनों का तीनों ये हमारा बाबू जेनेटिक्स होता है, यानी वंशावगत चलती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसे जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान के पिता आप सभी जानते हैं, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को यहाँ पर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 30वां नंबर क्वेश्चन, मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? मानव का उद्भव स्थान बाबू कहाँ है? अफ्रीका में। मानव का उद्भव स्थान ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो अफ्रीका में यहाँ पर हुई थी। इस प्रकार से 30 क्वेश्चन हम आपको वीवीआई करवाए हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का भी करवाएंगे, केमिस्ट्री का बाबू करवाएंगे और फिजिक्स का भी करवाएंगे। और फिर वन शॉट लाएंगे बाबू। क्या लाएंगे? वन शॉट। वन शॉट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का लाएंगे। उसके बाद एक ऐसा वन शॉट लाएंगे जिसमें पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, उसमें लगभग लगभग 150 क्वेश्चन कराएंगे। तो उस वीडियो को भी देखिएगा जरूर। और सभी वीडियो को हमारे देखने के लिए बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू।